हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम वंस अगेन इन द थर्ड लेक्चर ऑफ द पी ब्लॉक। ठीक है, पी ब्लॉक में हम लोग पिछले क्लास में ग्रुप 15 एलिमेंट्स के फिजिकल प्रॉपर्टीज का हमने स्टडी किया था। बहुत ही अच्छे से स्टडी हमने किया था। आई होप आपने भी अच्छा से स्टडी किया होगा। और अगर आप थर्ड लेक्चर को आप देख रहे हैं तो एक बार फिर से जाकर के फर्स्ट और सेकेंड लेक्चर को देख लीजिए, क्योंकि वहां की सारी प्रॉपर्टीज जो हमने आपको बताई है वो यहाँ पर यूज में आने वाली है। देखिए, यहाँ पर पी ब्लॉक जो है थोड़ा सा बड़ा चैप्टर जरूर है यहाँ पर, लेकिन रटने वाला नहीं है। पी ब्लॉक, आप लोग जो गलत बोलते हैं कि यहाँ पर रटने वाला सब्जेक्ट होता है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। पी ब्लॉक एक ऐसा चैप्टर है जिसको आप कॉन्सेप्ट अगर लगा करके आप पढ़ते हैं, कॉन्सेप्ट से आप पढ़ते हैं, तो आप ये पाते हैं कि जो आपने प्रीवियस लेक्चर में यानी कि प्रीवियस आपने पार्ट में जो आपने कॉन्सेप्ट लगाए थे वही कॉन्सेप्ट पीरियोडिक ट्रेंड्स बनकर के आगे तक आपको काम देंगे। ठीक है, मेन क्या होता है इसमें, पीरियोडिक ट्रेंड्स को पहचानना। मेन होता है इसके एटॉमिक स्ट्रक्चर को पहचानना, इलेक्ट्रॉनिक कंफ्यूजन को पहचानना। अगर आपने इसको पहचान लिया तो आपको ये पी ब्लॉक बहुत ही इजी लगेगा, बहुत ही इजी लगता है। ठीक है, मेन क्या होता है, मेन होता है इनके ऑब्जेक्टिव्स को सॉल्व करना। ठीक है, ऑब्जेक्टिव को सॉल्व आप आसानी से कर सकते हैं अगर इनके पीरियोडिक ट्रेंड्स के कॉन्सेप्ट आप अगर बारीकी से पढ़ लेते हैं तो। ठीक है, तो यहां पर हम लोग आज जो स्टार्ट करने वाले हैं ग्रुप 15 एलिमेंट्स के केमिकल प्रॉपर्टीज हम स्टार्ट करेंगे। और केमिकल प्रॉपर्टीज में पीरियोडिक ट्रेंड्स को भी हम लोग देखेंगे कि पीरियोडिकली ये जो है पीरियोडिक टेबल में ये केमिकल प्रॉपर्टीज के जो केमिकल प्रॉपर्टीज होते हैं उनमें किस तरह से वेरिएशन होता है, कौन सी प्रॉपर्टी है जो ग्रुप में ऊपर से नीचे आने पर घटती है, बढ़ती है, क्या बीच में डेविएट भी होती है, ये सारी बातें हम लोग सीखेंगे विथ कॉन्सेप्ट। विथ कॉन्सेप्ट हम लोग यहाँ पे सीखेंगे। तो मेन यही होता है, कॉन्सेप्ट आप ध्यान में रखिए। तो चलिए स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब केमिस्ट्री में। और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, आप वीडियो देखते हैं तो सब्सक्राइब यहाँ पर एक तो कर ही दीजिएगा। ठीक है, क्योंकि 80% लोग ऐसे हैं जो कि वीडियो देख करके कमेंट भी करते हैं, सब कुछ है, लेकिन जो है ना बस सब्सक्राइब तो करना भूल जाते हैं मेरे ख्याल से। तो अभी अगर आप देख रहे हैं सब्सक्राइब कर दीजिए, मेरी यही एक आपसे विनती होगी। ठीक है, तो केमिकल प्रॉपर्टीज आज हम लोग शुरू करने वाले हैं ग्रुप 15 एलिमेंट्स का। तो एक बार ग्रुप 15 एलिमेंट्स को हम लिख देते हैं। ग्रुप 15 एलिमेंट्स में सबसे ऊपर हमारे पास है नाइट्रोजन, उसके नीचे है फास्फोरस, फिर है आर्सेनिक, फिर है यहाँ पर एंटीमनी, फिर है यहाँ पर बिस्मथ। ठीक है, हम लोग इतने एलिमेंट्स का यहाँ पर स्टडी कर रहे हैं। हम लोग जो भी ग्रुप में यहाँ पर बात करते हैं अप टू डाउन यहाँ पर बात करते हैं, पीरियोडिक ट्रेंड्स जो भी देखते हैं अप टू डाउन देखते हैं कि क्या इंक्रीज क्या डिक्रीज हो रही है। तो प्रीवियस लेक्चर में हमने सीखा था यहाँ पर कि एटॉमिक साइज यहाँ से इंक्रीज करता है। कारण क्या है कि यहाँ पर नंबर ऑफ शेल इंक्रीज करते जाते हैं, मेटालिक कैरेक्टर यहाँ से इंक्रीज करता है। ठीक है, उसके बाद जाकर के यहाँ पर अगर हम बात करें तो क्या कहते हैं +3 ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो नीचे की ओर इंक्रीज करता है। ठीक है, ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। +5 ऑक्सीडेशन स्टेट नीचे की ओर डिक्रीज करता है। कहने का मतलब यहाँ पर हो गया कि ये सारे एलिमेंट्स के पांचों इलेक्ट्रॉन में से मात्र 3 इलेक्ट्रॉन ऐसे होते हैं जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं। बाद के 2 इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से टाइटली पैक्ड हो जाते हैं, जिसके कारण से यहाँ पर वो अच्छे से बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर पाते हैं, जिसे हम लोग इनर्ट पेयर इफेक्ट बोलते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमने पढ़ा है कि जो हैवियर एलिमेंट्स होते हैं, नीचे वाले एलिमेंट्स, उनके इनर सेल में जो डी और एफ के इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं, तो उनके कारण से वो पुअर स्क्रीनर होते हैं, अच्छे से स्क्रीनिंग इफेक्ट नहीं कर पाते हैं, अच्छे से आउटर इलेक्ट्रॉन को रिपेल नहीं कर पाते, जिसके कारण से आउटर इलेक्ट्रॉन एनएस का जो 2 इलेक्ट्रॉन होता है वो न्यूक्लियस से टाइटली पैक्ड हो जाता है, जिसके कारण से 2 इलेक्ट्रॉन केमिकल बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर पाते हैं। तो यहाँ पर जो है 5 इलेक्ट्रॉन में से सबके वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 है, क्योंकि सबके इलेक्ट्रॉनिक कंफ्यूजन जो जनरल कंफ्यूजन है वो है NS2 NP3। सबके पास जो यहाँ पर वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ पर 5 है। ठीक है, तो NS के जो 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं वो नीचे आने के साथ साथ क्या होते हैं, न्यूक्लियस से टाइटली पैक्ड होते जाते हैं, जिसके कारण से ये 2 इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट नहीं कर पाते बॉन्डिंग में। तो यहाँ पर नीचे आने से +3 ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी बढ़ जाती है, +5 की घटती जाती है। ठीक है, तो इतना हमने यहाँ पर सीखा था। तो बेसिकली यहाँ पर देखिए जरा सा, आज हम लोग केमिकल प्रॉपर्टीज को पढ़ने वाले हैं, केमिकल ट्रेंड्स में देखने वाले हैं, प्रॉपर्टीज में जो ट्रेंड्स होगा उनको हम लोग देखने वाले हैं। तो आज केमिकल प्रॉपर्टीज के ट्रेंड्स में पहला पॉइंट आता है ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीडेशन स्टेट मतलब ये होता है कि कोई एलिमेंट किसी मॉलिक्यूल में किस किस तरह का ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर सकता है,
कोई एलिमेंट अपने मॉलिक्यूल्स में कितने प्रकार का ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर सकता है, कितने इमेजिनरी चार्जेस अपने ऊपर रख सकता है। ठीक है, तो चार्ज जो होता है किसी मॉलिक्यूल में किसी एलिमेंट पर, इमेजिनरी और रियल चार्ज जो भी होता है, उसी को हम लोग ऑक्सीडेशन स्टेट बोलते हैं। ठीक है, तो यहां पर अगर हम बात करें तो कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट की अगर हम बात करें, ध्यान दीजिए यहां पर पहला तो यहां पर होगा -3। क्यों -3 होगा? तो क्योंकि इसके जो भी ग्रुप 15 के एलिमेंट्स है उनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 है, तो ये अपने ऑक्टेट पूरा करने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन लेगा। जब 3 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो इस पर चार्ज 3 आएगा। तो कॉमन जो यहाँ पर सभी में कॉमन ऑक्सीजन स्टेट की बात करोगे तो यहाँ पर -3 होगा, क्योंकि सभी 3 इलेक्ट्रॉन लेकर के अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना चाहेंगे। ठीक है, उसके अलावा बात करें यहाँ पर तो +3 भी होता है और +5 भी होता है। +5 तो नॉर्मल है, ठीक है, क्योंकि इससे 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। और +3 की बात करें तो +3 कब होती है? जब यहाँ पर इनर्ट पेयर इफेक्ट होता है। ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट के कारण से यहाँ पर +3 ऑक्सीडेशन स्टेट इस पर डेवलप करता है। अगर हम निगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करें तो निगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट भी ये ग्रुप के एलिमेंट शो करते हैं, खास करके ऊपर वाले एलिमेंट करते हैं। नीचे वाले एलिमेंट में जाइएगा तो निगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट की टेंडेंसी घटती जाती है, क्योंकि नीचे आने पर क्या होता है, मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज करते जाता है। तो मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज करने के कारण से निगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट की टेंडेंसी डिक्रीज करती जाती है। ध्यान दीजिए यहाँ पर अगर हम निगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करें तो यहाँ पर -3 भी होता है। -3 अगर हम निगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करें तो -3 होता है। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें Mg3N2 की बात करें तो Mg3N2 मैग्नीशियम नाइट्राइड का यहाँ पर फॉर्मूला है। ये कैसे बनता है? तो सिंपल सी बात यहाँ पर है कि अगर आप मैग्नीशियम लिए हैं, मैग्नीशियम आयन और नाइट्राइड आयन आप लेते हैं तो यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई आप करते हैं तो यहाँ पर क्या होगा, Mg के पास यहाँ पर 3 जाएगा और N के पास क्या जाएगा, 2 जाएगा। तो Mg3N2 में नाइट्रोजन पर यहाँ पर ऑक्सीजन स्टेट कितना है, -3 है। वही अगर बात करें हम यहाँ पर हाइड्रोजन की बात करें, हाइड्रोजन की बात करें, ठीक है, जिसका फॉर्मूला होता है NH2। इसको आप N2H4 भी लिख सकते हो, N2H4 भी लिख सकते हो। ठीक है, तो यहां पर अगर हम देखें ऑक्सीजन स्टेट तो आप लोग ऐसे भी निकाल सकते हैं। नाइट्रोजन का ऑक्सीजन स्टेट निकालना है, जिसका ऑक्सीजन स्टेट निकालना होता है उसको X मान लीजिए, उसके ऑक्सीजन स्टेट को मान लीजिए X। तो यहाँ पर 2 नाइट्रोजन है तो 2X हो गया, प्लस यहाँ हाइड्रोजन है जो कि यहाँ पर लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है इससे, तो यहाँ हाइड्रोजन पर कितना होगा, +1 शो कर रहा होगा ये ऑक्सीजन स्टेट। तो +1 × 4 कर दीजिए यहाँ पर, तो यहाँ पर बराबर पूरे मॉलिक्यूल पर चार्ज यहाँ 0 है, तो पूरे मॉलिक्यूल का ऑक्सीजन नंबर कितना होगा, 0 होगा, क्योंकि पूरे न्यूट्रल मॉलिक्यूल का जो होता है ऑक्सीडेशन स्टेट 0 होता है। तो यहाँ 2x = 4 होगा, -4 होगा, x = यहाँ पर -2 हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर बात करें तो हाइड्रोजन में कितना होता है, -2 होता है, तो यहाँ लिखना है -2 इन हाइड्रोजन। तो अगर नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करें तो -3 भी शो करता है ये Mg3N2 में, और हाइड्रोजन में ये -2 भी शो कर देता है। तो यानी कि नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट 2 ठो यहाँ पर आपको दिखलाया गया। ठीक है, इसके बाद हम अगर बात करें तो नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट की टेंडेंसी जो है वो नीचे आने के साथ साथ क्या होती है, डिक्रीज करते जाती है, क्योंकि मेटालिक कैरेक्टर क्या होता है इसका, इंक्रीज करते जाता है। देखो यही कॉन्सेप्ट है, मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज करता है तो नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है, डिक्रीज करता है। इसी को बोलते हैं पीरियोडिक ट्रेंड्स, डिक्रीज हो रहा है। ठीक है ना, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, यहाँ पॉइंट एक तो लिख देंगे कि स्टेबिलिटी या हम कह देते हैं टेंडेंसी ऑफ -3 ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीजेस डाउन टू द ग्रुप यहां पर कह सकते हैं। ठीक है ना, तो किसी कारण से होता है, तो ड्यू टू इंक्रीज इन मेटालिक कैरेक्टर में इंक्रीज के कारण से यहां पर क्या होता है, -3 ऑक्सीडेशन स्टेट की टेंडेंसी क्या होती है, डिक्रीज करती जाती है। समझ में आ गया, यहाँ तक आ गया समझ में? ठीक है, अब अगर बात करें पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट की तो यहां पर पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट जो शो करता है ग्रुप 15 का एलिमेंट वो +3 और +5 शो करता है, +3 और +5 शो करता है, जिसमें आपको पता है यहाँ पर कि +3 और +5 में +3 की टेंडेंसी नीचे की ओर बढ़ती जाती है, क्योंकि इनर्ट पेयर इफेक्ट इसका
बढ़ते जाता है, ठीक है ना। इनर्ट पेयर इफेक्ट यहाँ पर लगना शुरू हो जाता है, जिसके कारण से +3 टेंडेंसी नीचे की ओर बढ़ती जाती है और ऊपर की ओर +5 टेंडेंसी बढ़ती है। मतलब ये कह सकते हैं कि डाउन टू द ग्रुप आने पर +3 ऑक्सीजन स्टेट की स्टेबिलिटी जो है वो इंक्रीज करती है, +5 ऑक्सीजन स्टेट की जो है स्टेबिलिटी वो डिक्रीज करती है। तो यहां पर लिखेंगे स्टेबिलिटी ऑफ +3 ऑक्सीडेशन स्टेट increases and +5 oxidation state decreases down to the group, और यहां पर कारण लिख देंगे ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट, ठीक है। तो यहां पर आपको असर्शन रीजन में भी ये सवाल सीबीएसई में पूछ सकता है कि क्या कहते हैं कि पॉजिटिव ऑक्सीजन स्टेट जो होते हैं +3 +5 में, तो +3 टेंडेंसी क्यों बढ़ती है, +5 टेंडेंसी क्यों घटती है। मान लीजिए असर्शन दे दिया कि स्टेबिलिटी ऑफ +3 ऑक्सीजन स्टेट इंक्रीजेस डाउन टू द ग्रुप। अब रीजन में ढेर सारे रीजन लिखा हुआ है, तो रीजन में यहां पर परफेक्ट रीजन क्या होगा, ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। इनर्ट पेयर इफेक्ट के कारण से क्या होता है, +3 ऑक्सीजन स्टेट की स्टेबिलिटी बढ़ जाती है एंड +5 की क्या हो जाती है, घट जाती है, ठीक है। यहां तक क्लियर हो गया। अब यहां पर क्या है कि एक सवाल है, फास्फोरस कैन फॉर्म्स PCl3 एंड PCl5 बोथ व्हाइल नाइट्रोजन कैन फॉर्म ओनली NCl3 वाई। तो इसका तो जवाब सीधा आपके पास में है कि फास्फोरस के पास जो होते हैं, फास्फोरस का 3s2 3p3 कॉन्फ़िगरेशन होता है, फास्फोरस के पास 3s2 3p3 कॉन्फ़िगरेशन होता है, ठीक है। और फास्फोरस में जबकि n का मान 3 है, तो यहां 3 में वैकेंट d ऑर्बिटल भी होते हैं, ठीक है। बाद में अभी यहां पर देखिए 3 यहां पर वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, जिसके कारण से यहां पर PCl3 बनेगा। 3 यहां पर पेयरिंग इलेक्ट्रॉन है, तो PCl3 बनाएगा यहां पर। और यहां पर जब ये इलेक्ट्रॉन इसका ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में जाएगा, तो यहां पर 3s में हमारे पास 1 इलेक्ट्रॉन रहेंगे, 3p में 3 इलेक्ट्रॉन रहेंगे यहां पर, और 3d में भी 1 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे यहां पर। तो इसके कारण से यहां पर क्या होगा, इसमें PCl5 यहां पर फॉर्म होगा। कारण क्या है, यहां पर हमारे पास 5 पेयरिंग इलेक्ट्रॉन हो गए हैं। बट नाइट्रोजन के केस में बात करेंगे तो 2s2 2p3 कन्फिगरेशन होता है, 2 में तो वैकेंट d ऑर्बिटल होते नहीं है, इसलिए इलेक्ट्रॉन एक्साइट हो नहीं पाता है, और इसीलिए नाइट्रोजन के पास केवल एक ही चारा बचता है, क्या, वो 3 क्लोरीन जोड़ सकता है। तो यहां पर लिखेंगे ड्यू टू एब्सेंस ऑफ, यहां भी एक सवाल हो गया कि आपको असर्शन दिया हुआ है कि ये फास्फोरस दोनों चीज फॉर्म करता है, नाइट्रोजन एक ही चीज फॉर्म करता है, क्यों। तो यहां पर इसका कारण देंगे हम लोग, ड्यू टू एब्सेंस ऑफ वैकेंट d ऑर्बिटल, ड्यू टू एब्सेंस ऑफ वैकेंट d ऑर्बिटल नाइट्रोजन कैन फॉर्म ओनली NCl3। नाइट्रोजन केवल क्या फॉर्म कर लेता है, NCl3 ही फॉर्म कर पाता है। तो आई होप आपको यहां तक समझ में आ गया होगा। यहां तक थोड़ा सा लिखावट में थोड़ा सा लगेगा कि आप लोग को थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है, तो जिस तरह से हमने यहाँ पर लिखा है उस तरह से आप भी यहाँ पर बारी बारी से लिख लीजिएगा। जरूरी नहीं कि वीडियो आप पॉज करके भी आप लोग लिख सकते हो, ठीक है। तो चलिए अगले पॉइंट की बात करते हैं हम लोग, केमिकल प्रॉपर्टीज और उनके ट्रेंड्स में अगले पॉइंट की बात करें तो आती है कोवैलेंसी। यहां पर कोवैलेंसी यानी कि अगर हम नाइट्रोजन और फास्फोरस या उनके ग्रुप के सभी एलिमेंट की कोवैलेंसी देखते हैं अगर हम लोग, तो कोवैलेंसी के लिए क्या होता है कि आप एटॉमिक ऑर्बिटल देखिए, जो हमारे पास नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ यहां पर हमारे पास में है ग्रुप 15 में, तो इनके पास जनरल कन्फ्यूजन है NH2 NP3, ठीक है। जिसमें कि नाइट्रोजन के पास अगर पर्सनली देखें यहां पर, तो इसका है 2s2 2p3, यानी कि नाइट्रोजन में केवल यहां पर s में एक ऑर्बिटल है और p में 3 ऑर्बिटल है, ठीक है। तो यानी कि एक s और एक 3p है यहां पर। तो नाइट्रोजन के पास मैक्सिमम 4 ऑर्बिटल है, जो कि यहां पर कोवैलेंसी में पार्टिसिपेट करेगा। जबकि यहां पर हम अगर हायर मेंबर को अगर हम देखते हैं, तो हायर मेंबर में क्या होता है कि NS2 NP3 और n में d ऑर्बिटल भी है, ये हमारा वैकेंट d ऑर्बिटल है, वैकेंट d ऑर्बिटल भी इसमें होते हैं, ठीक है, जो भी खाली है। तो इसमें होता क्या है यहाँ पर कि हमारे पास NS में यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन है, NP में यहाँ पर 3 ऑर्बिटल मान लीजिए है, यहाँ पर ND में हमारे पास यहाँ पर ऑर्बिटल है, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पर NS2 है, NP3 है सपोज कर लीजिए। तो ये ग्राउंड स्टेट की बात की है। वही एक्साइटेड स्टेट में क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ जंप होकर आ जाएगा, तो यहाँ पर क्या होगा कि इसमें 1 इलेक्ट्रॉन और इसमें यहाँ पर 3 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और यहाँ पर D में भी यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, ठीक है, D में 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ जाएगा।
यानी केवल नाइट्रोजन एक ऐसा है जिसके पास यहाँ पर 4 ऑर्बिटल है, जिसमें कि यहाँ पर जो है जिसमें कि यहाँ पर कोवैलेंसी में ये पार्टिसिपेट करेगा, जबकि यहाँ पर उससे उसके अलावे जितने मेंबर्स हैं सबके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल है, जिसके कारण से इनके पास ढेर सारे ऑर्बिटल है जिसमें ये कोवैलेंसी शो कर सकता है। मतलब कि यहाँ पर 4 से अधिक कोवैलेंसी इन सब एलिमेंट के द्वारा शो किए जाएंगे। मतलब कि कोवैलेंसी की बात करें यहां पर, तो नाइट्रोजन जो है कोवैलेंसी मैक्सिमम 4 शो कर सकता है। यानी कि नाइट्रोजन की बात करें, अगर हम लोग नाइट्रोजन की यहां पर देखें बात करें कोवैलेंसी के केस में, तो मैक्सिमम कोवैलेंसी नाइट्रोजन की कितनी होगी? मैक्सिमम कोवैलेंसी की अगर बात करें नाइट्रोजन की, नाइट्रोजन तो यहां पर 4 शो होगा, ठीक है ना, क्योंकि यहां पर एक आपके पास s ऑर्बिटल है एंड 3 क्या है आपके पास p ऑर्बिटल्स है। नाइट्रोजन के पास एक s ऑर्बिटल है और 3 p ऑर्बिटल्स है, तो 4 ही कोवैलेंसी मैक्सिमम शो हो सकता है। जैसे अमोनिया में 3 होता है, NH4+ में अगर हम अमोनिया में देखें तो अमोनिया में कितना होता है? यहाँ पर अमोनिया में कोवैलेंसी का मान यहाँ पर 3 होता है, जबकि अगर हम NH4+ में देखें यहाँ पर तो नाइट्रोजन की कोवैलेंसी यहाँ पर 4 है, 4 हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, यहाँ कोवैलेंसी कितना है? 4 है। जबकि हम अगर हैवियर मेंबर की देखिए, अगर हम हैवियर मेंबर की बात करें तो हैवियर मेंबर की बात करें, हायर मेंबर जो यहां पर है, ठीक है, हायर मेंबर्स कैन शो कोवैलेंसी ग्रेटर देन 4। यानी जो भी हायर मेंबर्स है वो 4 से अधिक कोवैलेंसी यहां पर शो कर सकते हैं। कारण क्या है? इनके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल होते हैं ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ वैकेंट डी ऑर्बिटल। वैकेंट डी ऑर्बिटल के प्रेजेंस के कारण से ये क्या होता है? ये 4 से अधिक कोवैलेंसी यहां पर शो कर सकते हैं। कौन सा रिमेंबर्स? तो हायर मेंबर जो भी है, नाइट्रोजन से नीचे वाले जो भी ग्रुप में बैठे हुए एलिमेंट्स हैं सबके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल है, सभी यहां पर जो है 4 से अधिक कोवैलेंसी शो कर सकते हैं। जैसे कि नॉर्मली अगर हम बात करें तो PCl3 की बात करें तो यहां पर कोवैलेंसी 3 शो हो रहा है ना, तो यहां पर PCl3 में 3 कोवैलेंस हो रहा है। PCl5 की बात करें तो यहां पर कोवैलेंसी का यहां पर 5 शो कर रहा है। वही अगर हम बात करें फास्फोरस जो है PF6- भी फॉर्म करता है, तो यहां पर कोवैलेंसी जो है इसकी 6 यहां पर दिखाई दे रही है, ठीक है। तो कोवैलेंसी जो है यहां पर फास्फोरस 4 से अधिक भी शो कर सकता है। ऐसा नहीं लिखा हुआ है कि 4 से अधिक ही हमें शो करेगा, कम से कम कोवैलेंसी आप 3 शो होगा ही होगा, उससे अधिक कितना शो कर सकता है? तो यहां पर जो है नाइट्रोजन मैक्सिमम 4 शो कर सकता है और बाकी एलिमेंट जो है 4 से अधिक भी शो कर सकते हैं, क्योंकि उनके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल है, ढेर सारे ऑर्बिटल्स है, वो कोवैलेंसी आराम से 4 से अधिक शो कर सकता है, ठीक है। तो यहां पर ये हो गया। अब अगर हम बात करें यहां पर हाइड्राइड फॉर्मेशन की बात करें, यानी कि हाइड्राइड फॉर्मेशन की अगर हम लोग बात करने वाले हैं, तो आप लोग पहले यहां तो नोट कर लीजिए, कोवैलेंसी वाला पॉइंट जो है आप लोग यहां पर नोट कर लीजिएगा। हम लोग हाइड्राइड फॉर्मेशन की ओर चलेंगे कि ये ग्रुप 15 के एलिमेंट्स अपने हाइड्राइड किस तरह से शो करते हैं, किस तरह से फॉर्म करते हैं, माने कि हाइड्रोजन के प्रति इनकी रिएक्टिविटी क्या होती है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हाइड्रोजन से रिएक्टिविटी जो होती है, इस पर ट्रेंड्स कई बार पूछे गए हैं। इनके हाइड्राइड्स में जो पीरियोडिक ट्रेंड्स होते हैं प्रॉपर्टीज में, इनके सवाल कई बार पूछे गए हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसकी जितने भी प्रॉपर्टीज हम लोग पढ़ेंगे बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, ठीक है। या तो नोट कर लीजिए, हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो हम लोग आगे की बात करते हैं, तो यहाँ पर अगला पॉइंट आता है रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हाइड्रोजन, ठीक है। तो हाइड्रोजन की वैलेंसी कितनी होती है भाई? 1 होती है। हाइड्रोजन की वैलेंसी यहाँ पर 1 होती है, और ग्रुप 15 के एलिमेंट्स को हम लोग जनरली R मानते हैं, तो इनकी वैलेंसी कॉमनली कितनी होती है? 3 होती है, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो है जनरली इसकी कॉमन वैलेंसी कितनी होती है? 3 होती है, यानी कि 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इसके पास होते हैं। मतलब यहाँ पर NH2 NP3 यहाँ पर कन्फिग्रेशन है, तो यहाँ पर NS वाले में यहाँ पर पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, NP में यहाँ पर हमारे पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, 3 से बॉन्ड बनेगा यहाँ पर। तो यहाँ पर कॉमन यहाँ पर ले लिए वैलेंसी 3, और यहाँ पर हाइड्रोजन की होती है 1, तो ये यहाँ पर जो है क्रॉस वैलेंसी यहाँ पर करेंगे तो ये RH3 फॉर्म करेगा, ठीक है। तो इनके हाइड्राइड्स के जो कॉमन फॉर्मूला होते हैं, कॉमन फॉर्मूला जो होता है हाइड्राइड का वो होता है RH3। कॉमन फॉर्मूला जो होता है इनके हाइड्राइड का वो क्या होता है? RH3 होता है, ठीक है। RH3 समझ में आ गया। जैसे RH3 में क्या होगा यहाँ पर, जैसे कि यहाँ पर NH3 हो गया, ठीक है, PS3 हो गया, ठीक है, यहाँ पर ASH3 हो गया,
SbS3 हो गया, BiS3 हो गया। इस प्रकार से ये ग्रुप 15 के एलिमेंट्स अपने हाइड्राइड्स फॉर्म करते हैं। सभी में यहाँ पर एक लॉन पेयर है, सभी में यहाँ पर एक लॉन पेयर है। जो आप देख रहे हैं यहाँ पर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन NH2 के जो है वो लॉन पेयर ग्रुप में यहाँ पर मौजूद रहते हैं, सभी में यहाँ पर लॉन पेयर है। अब सब में यहाँ पर हाइब्रिडेशन अगर देखते हैं हम लोग तो सब में क्या है, यहाँ पर जो सिग्मा बॉन्ड बन रहे हैं वो 3 है, 3 सिग्मा बॉन्ड बन रहा है। लॉन पेयर कितना है इसके पास, एक लॉन पेयर है। तो जो हाइब्रिड ऑर्बिटल का संख्या होगा वो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। नंबर ऑफ सिग्मा प्लस नंबर ऑफ लॉन पेयर से हाइब्रिड ऑर्बिटल निकलते हैं, यानी कि हाइब्रिडाइजेशन की अगर बात करेंगे तो एक लॉन पेयर है और 3 में सिग्मा बॉन्ड है, तो एक S और 3 P। sp3 हाइब्रिडाइजेशन यहाँ पर सभी हाइड्राइड में, यहाँ सेंट्रल एलिमेंट के जो हाइब्रिडाइजेशन है वो क्या है, यहाँ पर sp3 है। यानी ग्रुप 15 का एलिमेंट्स अपने हाइड्राइड्स में हमेशा sp3 हाइब्रिडाइज्ड होता है। ठीक है, अब sp3 हाइब्रिडाइज्ड होते हैं तो सबके शेप कैसे होंगे। नॉर्मली हम लोग जानते हैं कि जब 4 सिग्मा बॉन्ड होता है तो जो शेप होते हैं sp3 हाइब्रिडाइजेशन में, जैसे मीथेन का कार्बन से 4 हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, तो वहां पर मीथेन में जो कार्बन से 4 हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, 4 सिग्मा बॉन्ड, ये कोई लॉन पेयर नहीं है। तो नॉर्मली उस केस में जब हाइब्रिडाइजेशन sp3 होता है तो शेप टेट्राहेड्रल बनता है। टेट्राहेड्रल शेप जो है कुछ इस तरह से होते हैं, टेट्राहेड्रल शेप कुछ इस तरह से होते हैं। ठीक है, 2 बॉन्ड प्लेन पेपर पर होता है, एक पेपर से नीचे एक पेपर से ऊपर होता है। ठीक है, 3D स्ट्रक्चर है जिसमें बॉन्ड एंगल जो है 109 डिग्री 28 मिनट होता है। अब यहां पर क्या है कि जैसे ही एक लॉन पेयर, यहां 3 सिग्मा बॉन्ड है, एक लॉन पेयर है, तो 3 सिग्मा बॉन्ड है, एक लॉन पेयर यहां पर आ गया है, तो लॉन पेयर के कारण से क्या होता है, बॉन्ड एंगल भी घट जाता है, साथ ही साथ ये शेप जो है ये पिरामिडल हो जाते हैं, ये शेप पिरामिडल हो जाते हैं। जैसे कि आपने अमोनिया में पढ़ा होगा, ये नाइट्रोजन होता है और ये 3 हाइड्रोजन होते हैं। अमोनिया आपने पढ़ा होगा, ये नाइट्रोजन है, ये 3 हाइड्रोजन इस तरह से पिरामिडल शेप में यहाँ रहता है। बॉन्ड एंगल यहाँ पर 107.4 डिग्री यहाँ पर हो जाता है। तो बॉन्ड एंगल क्यों घटता है, तो भाई तो आपने यहाँ पर सिंपल सी बात है कि लॉन पेयर जब इंट्रोड्यूस होता है तो लॉन पेयर का रिपल्सन जो है ज्यादा होता है। और केमिकल बॉन्डिंग में एक थ्योरी आता है, वेस्पर थ्योरी, उसमें बताया जाता है यहाँ पर कि लॉन पेयर के जब लॉन पेयर इंट्रोड्यूस होता है ना तो वो बॉन्ड पेयर को रिपेल करता है कुछ ज्यादा, जिसके कारण से बॉन्ड के बीच का एंगल जो है नॉर्मली टेट्राहेड्रल से डिक्रीज हो जाता है, यहाँ पर जो है ना 107.4 डिग्री हो जाता है। तो हाइब्रिडाइजेशन यहाँ पर sp3 है जिसमें एक लॉन पेयर है, तो सभी के शेप पिरामिडल होंगे। सभी के शेप कैसे होंगे, पिरामिडल होंगे, जैसे अमोनिया का हमने दिखाया उसी प्रकार सबका होगा। अब बॉन्ड एंगल की बात करें तो बॉन्ड एंगल होता क्या है यहाँ पर, जैसे कि हाइड्राइड में आपने देखा यहाँ पर बॉन्ड एंगल, हम लोग बात कर रहे हैं ग्रुप में अप टू डाउन, हम लोग बात कर रहे हैं कि क्या होने वाला है। तो पहली बात यहाँ पर बॉन्ड एंगल की ही करते हैं। तो आपने यहाँ पर जो है देख लिया सबका शेप पिरामिडल होने वाला है, और नॉर्मली है कि लॉन पेयर है तो टेट्राहेड्रल के बॉन्ड एंगल से सबका बॉन्ड एंगल तो कम ही होगा क्योंकि लॉन पेयर है। अब उतने बॉन्ड एंगल में भी क्या होता है, जब हम लोग ग्रुप से डाउनवर्ड अगर जाते हैं तो बॉन्ड एंगल जो है यहाँ पर डिक्रीज कर जाता है। बॉन्ड एंगल की अगर हम बात करें, बॉन्ड एंगल की अगर हम बात करें तो ये डिक्रीज कर जाता है, डिक्रीजेस। अब क्यों डिक्रीज करता है, क्योंकि देखिए यहाँ पर सब में क्या है, हाइड्रोजन तो कॉमन ही है, और हाइड्रोजन साइज क्या है, इतनी तो है, हाइड्रोजन तो 1 रत्ती का होता है। बाकी एलिमेंट के देखिए यहाँ पर साइज क्या हो रहे हैं, इंक्रीज हो रहे हैं। तो सेंट्रल एटम का जब साइज इंक्रीज करता है ना तो बॉन्ड एंगल डिक्रीज करता है। ये रिलेशन आप याद कर लीजिएगा कि बॉन्ड एंगल जो होता है, बॉन्ड एंगल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ सेंट्रल एटम। सेंट्रल एटम का साइज जितना ज्यादा बढ़ेगा बॉन्ड एंगल उतना ही घटता जाएगा, तो बॉन्ड एंगल यहां पर डिक्रीज करने लगता है। ठीक है, तो यानी कि एक बात हमने पढ़ा पीरियोडिक ट्रेंड में कि बॉन्ड एंगल जो है डाउनवर्ड जाने पर डिक्रीज करता है क्योंकि साइज ऑफ सेंट्रल एलिमेंट क्या होता है, इंक्रीज करता है। ठीक है, दूसरी बात करते हैं हम लोग बॉन्ड लेंथ की। बॉन्ड लेंथ की बात करते हैं तो प्यारे बच्चों बॉन्ड लेंथ की अगर हम बात करें तो देखिए यहाँ पर जो हमारे पास यहाँ पर जो है, यहाँ पर हमारे पास 2p के ऑर्बिटल्स है, नीचे में 3p का ऑर्बिटल होगा, फिर 4p का ऑर्बिटल होगा, 5p का ऑर्बिटल होगा, यानी कि एटॉमिक साइज बढ़ रहा है तो ऑर्बिटल की साइज भी क्या होंगे, बड़े होंगे। ऑर्बिटल साइज बड़ा होगा तो वहां पर क्या होगा, बॉन्ड एंगल, बॉन्ड लेंथ बहुत ही बड़ा होगा, यानी बॉन्ड लेंथ बढ़ते जाएगा। ऑर्बिटल साइज बड़ा होते जाएगा तो बॉन्ड लेंथ भी क्या होगा, बढ़ते जाएगा। अब बॉन्ड लेंथ बढ़ता है तो बॉन्ड लेंथ यहां पर लिखेंगे डाउनवर्ड जाने पर क्या होता है, बॉन्ड लेंथ इंक्रीज करता है, इंक्रीजेस। अब सिंपल सी बात यहां पर क्या है, तो बॉन्ड लेंथ जो होता है, बॉन्ड लेंथ की अगर हम बात करें तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ एटम। एटम का साइज जितना बड़ा होगा बॉन्ड लेंथ भी क्या होगा, उतना ही बड़ा होगा। ठीक है, ये भी पॉइंट आप समझ में आ गया। जब बॉन्ड लेंथ बड़ा होता जा रहा है तो इजियर यहां बात है, सिंपल सी बात हम लोग कर सकते हैं कि क्या करते हैं,
जब बॉन्ड छोटा होता है तो उसको तोड़ना डिफिकल्ट होता है, लेकिन जब बॉन्ड बड़ा होता है तो उसको तोड़ना क्या होता है, आसान होता है। जब बॉन्ड बड़ा होता है तोड़ना क्या होता है, उसको आसान होता है। तो सिंपल सी बात है, डाउनवर्ड जाने पर यहाँ पर बॉन्ड जो है लेंथ बड़ा होते जा रहा है, तो बॉन्ड स्ट्रेंथ यानी बॉन्ड की मजबूती क्या होगी, घटती जाएगी। नीचे जब आ रहा है ये, तो यहाँ बॉन्ड लेंथ बड़ा होते जा रहा है, तोड़ना आसान होते जा रहा है। बॉन्ड की स्टेबिलिटी, बॉन्ड की जो मजबूती होगी वो क्या होगी, घटती जाएगी। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे बॉन्ड स्ट्रेंथ जो है, यहाँ पर बॉन्ड स्ट्रेंथ वो डिक्रीज कर जाएगा, डिक्रीजेस। अब यहाँ पर डिक्रीज, जो बॉन्ड स्ट्रेंथ डिक्रीज कर रहा है वो कारण क्या है, तो हम लोग जानते हैं बॉन्ड स्ट्रेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ। बॉन्ड स्ट्रेंथ की अगर हम बात करें तो बॉन्ड स्ट्रेंथ जो होता है इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ। इसका मतलब यहां पर ये हो गया कि बॉन्ड लेंथ जो जो इंक्रीज करेगा बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या होगा, डिक्रीज करते जाएगा, बॉन्ड की मजबूती कम होती जाएगी। ठीक है, ये आपको यहां तो समझ में आ गया। अगली बात करते हैं यहां पर बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी की, BDE, जिसके बारे में हम लोग बार बार बात करते आ रहे हैं। बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी यानी कि बॉन्ड को तोड़ने में जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। तो जाहिर सी बात है जब नीचे आते हैं हम लोग तो ये बॉन्ड जो है लेंथ बड़ा होते जा रहा है, तो बॉन्ड लेंथ बड़ा हो रहा है तो बॉन्ड स्ट्रेंथ घट रहा है, बॉन्ड टूटना आसान हो रहा है हम लोग को, कम एनर्जी में ही बॉन्ड टूट जाएगा। यानी नीचे आते जाएंगे तो बॉन्ड एनर्जी का मान घटते जाएगा, आसानी से बॉन्ड इसमें टूटेगा। सबसे मजबूत बॉन्ड इसका होगा, मजबूत बॉन्ड होगा तो यहाँ पर बॉन्ड तोड़ने में अधिक एनर्जी लगेगी, तो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी यहाँ की हाई होगी, नीचे जाएंगे तो क्या होती जाएगी, लो होती जाएगी। तो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी डिक्रीजेस डाउनवर्ड टू द ग्रुप, यानी डाउन टू द ग्रुप यहाँ पर क्या हो रहा है, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी डिक्रीज कर रहा है। पांचवा पॉइंट की यहाँ पर बात करें तो थर्मल स्टेबिलिटी। थर्मल स्टेबिलिटी क्या होता है, तो हीट के साथ वो कितना स्टेबल है, हीट के साथ कितना स्टेबल है। अब जाहिर सी बात है कि जब नीचे आ रहे हैं तो बॉन्ड का जो यहाँ पर लेंथ है वो बढ़ रहा है, तो बॉन्ड की स्ट्रेंथ घट रही है, बॉन्ड स्ट्रेंथ घट रही है तो बॉन्ड कमजोर पड़ रहा है, बॉन्ड कमजोर पड़ रहा है तो कम ही हीट डाल करके वो टूट जाएगा, यानी थर्मल स्टेबिलिटी डिक्रीज कर गई इसकी। बॉन्ड अगर बड़ा है तो बॉन्ड कमजोर है, बॉन्ड कमजोर है तो कम हीट पर ही वो क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। तो थर्मल स्टेबिलिटी क्या हो गई, हीट के साथ वो स्टेबल है, नीचे आने पर हीट के साथ स्टेबल नहीं है, कम हीट में वो टूट जाएगा। थर्मल स्टेबिलिटी यहां सबसे हाई है, यहां सबसे क्या हो जाएगी, लो हो जाएगी। तो थर्मल स्टेबिलिटी जो है वो भी डिक्रीज करती है डाउन टू द ग्रुप, यहां पर डिक्रीज करती है। अब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां लेते हैं बॉइलिंग पॉइंट का, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां क्या लेते हैं, बॉइलिंग पॉइंट का। तो यहां तो आपने नोट किया है, पहले नोट कर लीजिए, फिर फ्रेश एकदम हम लोग लिखते हैं। अगर हम 6th पॉइंट की बात करें बॉइलिंग पॉइंट का, तो ध्यान दीजिए यहां पर बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, वो मोलर मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। आप लोग लिख सकते हैं बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलर मास। अब देखिए यहाँ पर सबसे कम मोलर मास है, हाइड्रोजन तो सेम है सब में, यहाँ पर सबसे कम मोलर मास है, यहाँ नीचे बढ़ रहे मोलर मास बढ़ रहा है। नॉर्मली क्या होना चाहिए, मोलर मास बढ़ने के साथ साथ यहाँ बॉइलिंग पॉइंट बढ़ना चाहिए। यहाँ पर सबसे कम यहाँ बॉइलिंग पॉइंट होना चाहिए यहाँ पर किसका, अमोनिया का, उससे अधिक इसका, उससे अधिक इसका, उससे अधिक इसका, उससे अधिक इसका। लेकिन बॉइलिंग पॉइंट के मामले में ये अमोनिया पहुंच जाता है यहाँ पर। अब यहां पर क्यों पहुंचता है, क्योंकि अमोनिया ही इसमें से केवल ऐसा मॉलिक्यूल है जो इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्म कर लेता है। अब अमोनिया इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्म कर लेता है तो अमोनिया के मॉलिक्यूल्स ज्यादा फोर्स से एकदम जुड़ जाते हैं आपस में। बॉइलिंग पॉइंट किसका हाई होता है, पहली बात जिसका मोलर मास ज्यादा होता है, या फिर जिसके मॉलिक्यूल्स के बीच में वेंडरवाल फोर्सेस अट्रैक्शन जो होते हैं वो ज्यादा हो जाते हैं, बॉइलिंग पॉइंट उसका ज्यादा होता है। यानी कि वेंडरवाल अट्रैक्शन कितना है डिपेंड करता है बॉइलिंग पॉइंट पर, ठीक है। और मॉलिक्यूलर मास क्या है उस वो भी इफेक्ट करता है हमारी बॉइलिंग पॉइंट को। तो यहाँ पर क्या है कि हमारे पास यहाँ पर नाइट्रोजन के अंदर में एक स्पेशल फोर्स जो होता है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग फोर्स, हाइड्रोजन बॉन्डिंग काम करता है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होता है, तो ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और फ्लोरीन, इनके बगल में जब यहाँ पर हाइड्रोजन आ जाते हैं तो वो अट्रैक्ट करता है बहुत ही स्ट्रॉन्ग फोर्स से, तो वो इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहलाता है। माने कि अगर इसकी मॉलिक्यूल दो अमोनिया के मॉलिक्यूल है, इसका नाइट्रोजन और इसका हाइड्रोजन आपस में अट्रैक्ट करेगा तो यहाँ पर ये कहलाएगा इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। एक होता है इंट्रामॉलिक्यूलर, तो खैर उसके बारे में बाद में बात करेंगे। इंट्रामॉलिक्यूलर में क्या होता है, एक ही मॉलिक्यूल के एक हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन आपस में अट्रैक्ट करते हैं तो वहां पर इंट्रामॉलिक्यूलर कहलाता है। तो यहाँ पर बात बेसिकली बात करते हैं कि जब दो मॉलिक्यूल के दो डिफरेंट एटम आपस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाते हैं तो उसको हम लोग इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहते हैं। इसके कारण से ये एक दूसरे से जुड़ जाएगा, कस के पकड़ लेगा, तो यहाँ पर बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, अमोनिया का बढ़ जाता है, यानी कि पीरियोडिक ट्रेंड से हट रहा है। देखिए यहाँ पर नॉर्मली क्या होना चाहिए कि पीरियोडिक ट्रेंड कहता है कि नाइट्रोजन यहाँ पर सबसे कम बॉइलिंग पॉइंट, उससे अधिक यहाँ, उससे अधिक यहाँ, उससे अधिक यहाँ, उससे अधिक यहाँ, लेकिन बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर अब आ रहा है यहाँ पर
PS3 सबसे कम बॉइलिंग पॉइंट, उससे अधिक ASS3, और इससे भी अधिक हो जाता है NH3। NH3 जो है ASS3 की बात आ जाता है ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, उससे अधिक होता है SbS3, और सबसे अधिक बॉइलिंग पॉइंट किसका, BiS3 का बॉइलिंग पॉइंट सबसे हाई हो जाता है। क्यों हो गया यहाँ पर ये, यहाँ पर क्यों आ गया, ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग जहां बढ़ेगा वहां बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, अब 7वें पॉइंट की बात करते हैं हम लोग, बेसिक स्ट्रेंथ। बेसिक स्ट्रेंथ की बात करते हैं। तो बेसिक स्ट्रेंथ क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के। बेसिक स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के। यानी कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑर्बिटल जितना ज्यादा होगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जितना ज्यादा होगा उतना अधिक टेंडेंसी होगा इलेक्ट्रॉन डोनेट करने का। और इलेक्ट्रॉन डोनर जो होता है ना वो बेस होता है। इलेक्ट्रॉन डोनर क्या होता है, बेस होता है। यानी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जहां पर ज्यादा होती है वो बेस होता है, लुईस बेस हम लोग कहते हैं उसको। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाई तो वो लुईस बेस, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी लो तो वो लुईस एसिड कहलाता है। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाई होगी, ध्यान दीजिए यहां पर। तो अमोनिया से जब हम लोग नीचे आते हैं इलेक्ट्रॉन सब में उतना ही है। बात यहां पर ये है, वैलेंस शेल के ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन उतना ही है, लेकिन ऑर्बिटल का साइज क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। अब ऑर्बिटल छोटा है, उसमें एक 2 इलेक्ट्रॉन मान लीजिए है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन वैसे 5 है, तो ऑर्बिटल छोटा है उसमें 5 इलेक्ट्रॉन है। ऑर्बिटल बड़ा हो गया 5 इलेक्ट्रॉन उसमें है, और बड़ा हो गया 5 इलेक्ट्रॉन उसमें है। तो ऑर्बिटल जो जो बड़ा हो रहा है उसका इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो रहा है, डिक्रीज कर रहा है। अब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज करेगा तो बेसिक स्ट्रेंथ क्या होगा, डिक्रीज करना शुरू हो जाएगा। तो यहां पर बेसिक स्ट्रेंथ जो है डिक्रीज करता है, क्योंकि साइज ऑफ ऑर्बिटल बड़ा होते जा रहा है, साइज ऑफ एटम बड़ा होते जा रहा है, जिसके कारण से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घट रही है। तो यहां पर कह सकते हैं बेसिक स्ट्रेंथ डिक्रीजेस, बेसिक स्ट्रेंथ डिक्रीजेस ड्यू टू इंक्रीज इन द साइज ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स, या भी कह सकते हैं एटम्स। यानी कि एटॉमिक ऑर्बिटल्स या फिर एटम के साइज में इंक्रीजमेंट के कारण से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज करती है, और इसी कारण से बेसिक स्ट्रेंथ भी डिक्रीज कर जाता है। ठीक है, ये भी समझ में आ गया। 8वें पॉइंट की अगर हम लोग बात करें तो 8वां पॉइंट हमारा आता है यहां पर कौन चीज, तो 8वां पॉइंट आता है रिड्यूसिंग कैरेक्टर। रिड्यूसिंग कैरेक्टर, तो कुछ बातें अपनी कॉपी में मेंशन कर लीजिएगा। रिड्यूसिंग कैरेक्टर की बात करें तो रिड्यूसिंग कैरेक्टर के बारे में मेंशन कर लीजिएगा। क्या होता है रिड्यूसिंग कैरेक्टर, रिड्यूसिंग कैरेक्टर होता है टेंडेंसी टू लूज हाइड्रोजन, कि खुद से हाइड्रोजन लूज करके दूसरे को हाइड्रोजन दे करके उसको रिड्यूस कर देना। ठीक है ना, ये होता है रिड्यूसिंग कैरेक्टर। अब इसमें से कौन ऐसा है जो कि हाइड्रोजन जल्दी से रिड्यूस कर देगा, जाहिर सी बात है जिसमें एबिलिटी होगी जल्दी से हाइड्रोजन निकालने की, जिसमें हाइड्रोजन और सेंट्रल एलिमेंट का बॉन्ड कमजोर होगा, वही ना जल्दी से हाइड्रोजन निकाल देगा। तो आप बताओ यहां पर कि सबसे अधिक टेंडेंसी किसकी है हाइड्रोजन रिलीज करने की, बताओ जल्दी से बताओ, सोचो। तो यहां पर सबसे अधिक किसकी टेंडेंसी है हाइड्रोजन रिलीज करने की, जिसका बॉन्ड लेंथ सबसे ज्यादा है और जिसका बॉन्ड स्ट्रेंथ सबसे कम है, वो बॉन्ड जल्दी टूटेगा और हाइड्रोजन आसानी से वहां से निकल जाएगा। तो यहां पर हम लोग पढ़े अभी तुरंत कि यहां से नीचे आने पर क्या होता है, बॉन्ड लेंथ इंक्रीज करता है, बॉन्ड लेंथ इंक्रीज करता है। बॉन्ड लेंथ इंक्रीज करेगा तो यहां पर स्टेबिलिटी ऑफ जो बॉन्ड होगा वो डिक्रीज करेगा, बॉन्ड स्ट्रेंथ डिक्रीज कर जाएगा। अब बॉन्ड स्ट्रेंथ डिक्रीज करेगा तो भाई यहां पर हाइड्रोजन आसानी से लूज हो जाएगा। जब ये हाइड्रोजन आसानी से लूज कर सकता है तो ये सामने वाले को रिड्यूस कर सकता है। तो रिड्यूसिंग कैरेक्टर सबसे कम किसमें होगा, अमोनिया में। सबसे अधिक किसमें होगा, BiS3 में होगा। यानी कि रिड्यूसिंग कैरेक्टर भी ऊपर से नीचे आने पर क्या होता है, इंक्रीज कर जाता है। रिड्यूसिंग कैरेक्टर भी इंक्रीजेज लिख देना है, रिड्यूसिंग कैरेक्टर भी इंक्रीज करता है। उसमें कारण दे दीजिएगा कि रिड्यूसिंग कैरेक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईज ऑफ लूजिंग हाइड्रोजन। रिड्यूसिंग कैरेक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईज ऑफ लूजिंग हाइड्रोजन। यानी कि हाइड्रोजन लूज करना जितना इजी होते जाएगा उतना ज्यादा रिड्यूसिंग कैरेक्टर यहां पर होगा, और वो उसी में होगा जिसका बॉन्ड स्ट्रेंथ कम होगा, और बॉन्ड स्ट्रेंथ उसी में कम होगा जिसका बॉन्ड लेंथ बड़ा होगा। ठीक है, समझ में आ गया यहां तक, समझ में आ गया यहां तक। तो प्यारे से एकदम नोट्स कर लो अपने से, या फिर एनसीईआरटी बुक लेके बैठे हो तो वहां पर आप लोग एकदम हाइलाइटर से
उसको हाईलाइट कर दो। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रुप 15 एलिमेंट्स में हम लोग बहुत कुछ पढ़ रहे हैं, जिसमें कि हम लोग अब एक टर्म पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। ये डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन क्या होता है, इसका चर्चा यहां पर किया गया है 11th क्लास के रेडॉक्स रिएक्शन चैप्टर में। उसमें बतलाया गया है कि अगर किसी रिएक्शन में कोई एलिमेंट का ऑक्सीडेशन भी हो रहा होता है और उसी एलिमेंट का रिडक्शन भी हो रहा होता है, तो उस रिएक्शन को हम लोग डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन बोलते हैं। फिर से सुनिए, अगर किसी केमिकल रिएक्शन में किसी मॉलिक्यूल में किसी एलिमेंट का ऑक्सीडेशन भी हो रहा हो, उसी रिएक्शन में सेम टाइम में रिडक्शन भी हो रहा हो, तो वहां पर वो रिएक्शन डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन कहलाता है। यानी कि अ रिएक्शन इन विच oxidation and reduction of same element will take place simultaneously is called disproportionation reaction। अगर किसी रिएक्शन में एक ही एलिमेंट का ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों हो रहा हो, उसी को डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन बोलते हैं। प्यारे बच्चों, ऑक्सीडेशन की बात करें तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन ये होता है ऑक्सीडेशन, और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होता है ये होता है आपको रिडक्शन। ठीक है, इसको बोलते हैं लियो, इसको बोलते हैं गर, लियोगर याद रखिएगा आप लोग। ठीक है, लियो हो गया लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडेशन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन रिडक्शन। ठीक है ना, तो ये बहुत ही बढ़िया पॉइंट है। देखिए यहां पर जैसे एग्जांपल लेते हैं, यहां पर S3PO3 लेते हैं। S3PO3 ये कन्वर्ट होता है फॉस्फाइन PS3 में प्लस S3PO4 में। बैलेंस करते हैं यहां 4 से, यहां पर 3 से, ये बैलेंस हो गया। ठीक है, एक रिएक्शन और लेते हैं, HNO2 है, ये कन्वर्ट होता है HNO3 में प्लस H2O प्लस NO में। ठीक है, यहां पर तो ये हमारा 3HNO2 होगा, यहां पर 2NO कर देते हैं, तो बैलेंस है 3 1 4 2 6 3 दूनी 6, 3 नाइट्रोजन 3 नाइट्रोजन 3 हाइड्रोजन 1 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन 3 हाइड्रोजन, बैलेंस है, ये भी बैलेंस है। ठीक है, तो इसमें जरा देखिए, ये रिएक्शन हमारे पास दो रिएक्शन हमने डाटाबेस से लिया, किताब से लिया पढ़ने के लिए। ठीक है, ये रिएक्शन हमने लिया, तो देखिए गौर से, इसमें हमारे पास यहाँ जो फास्फोरस है ग्रुप 15 का एलिमेंट है, और यहाँ नाइट्रोजन है ग्रुप 15 का एलिमेंट है। जरा देखते हैं हम लोग, तो फास्फोरस का यहाँ पर कितना होगा ऑक्सीजन स्टेट, तो फास्फोरस के ऑक्सीडेशन नंबर को आप x मान लीजिए, ऑक्सीजन का होता है -2, 3 ऑक्सीजन है 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, हाइड्रोजन का +1, 3 हाइड्रोजन है 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये टोटल कितना हो गया, न्यूट्रल मॉलिक्यूल है 0 हो जाएगा। x इज इक्वल टू कितना होगा -6 + 3, तो यहां पर हो गया -3, उधर गया तो यहां पर +3 हो गया। ठीक है ना, तो यहां पर ये फास्फोरस का है +3, यहां पर फॉस्फाइन है, यहां पर x प्लस यहां पर 1 × 3 इज इक्वल टू 0, x इक्वल टू -3, यहां पर -3 हो गया है। यहां पर अगर बात करें तो यहां पर कितना है, तो इसको x मान लीजिए प्लस -2 × 4, इधर कितना है, हाइड्रोजन हमारे पास +1 है × 3 इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू जाएगा -8 + 3, ये हो गया -5, उधर गया तो कितना हो गया +5, यहां पर +5 हो गया। गौर से देखिए यहां पर फास्फोरस देखिए सेम एलिमेंट है, यहां पर देखिए फास्फोरस जो है उसका ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज कर रहा है। ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज करने का मतलब क्या है, रिडक्शन हो रहा है इसका। ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज कब करेगा, जब इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। ये इलेक्ट्रॉन गेन किया है, देखिए यहां पर +3 है, 6 इलेक्ट्रॉन ये गेन किया है, तब जाकर के +3 -6 -3 हुआ है। ठीक है, और यहां पर ये देखिए गौर से, ये +3 से +5 हो गया है, मैंने इसका ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज किया, तो ये ऑक्सीडेशन कहलाया। क्यों, +3 से 2 इलेक्ट्रॉन और लॉस हो गया, तो यहां पर +5 हो गया। तो एक ही रिएक्शन है, सेम रिएक्शन में फास्फोरस का रिडक्शन भी हो रहा है, फास्फोरस का ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, इसी रिएक्शन को बोलते हैं डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। और सिंपल सी बात है, ग्रुप 15 के एलिमेंट्स डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। इस तथ्य का यही यहां पर मतलब बनता है कि ग्रुप 15 के एलिमेंट में यह एबिलिटी होती है
कि वो डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, यानी कि सेम एलिमेंट का ऑक्सीडेशन भी होता है और रिडक्शन भी होता है। यहाँ देखिए, यहाँ पर नाइट्रोजन को x मान लेते हैं, ऑक्सीजन -2 है, इंटू 2 कर दिए, ठीक है, प्लस हाइड्रोजन +1 है, ठीक है, तो यहाँ पर इक्वल टू 0 हो गया। -4 + 1 कितना हो गया, -4 + 1 की बात करेंगे तो -3, x इक्वल टू +3 हो गया, x इक्वल टू यहाँ कितना हो गया, +3 हो गया, तो यहाँ +3 है। यहाँ बात करेंगे तो यहाँ पर x है प्लस -2 × 3, यहाँ पर है +1, ठीक है, तो -6 + 1, ये -5 उधर गया तो +5 हो गया, ये +5 हो गया यहाँ पर। यहाँ देखिए तो नाइट्रोजन यहाँ पर हमारे पास एक x है और ऑक्सीजन -2 इक्वल टू 0, x इक्वल टू +2, यहाँ +2 है, ठीक है। यहाँ देखिए ये हमारे पास +3 से +5 हो गया, ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज किया है, ये ऑक्सीडेशन हो गया। और ये यहाँ पर देखिए +3 से +2 हो गया है, घट गया यहाँ पर, तो ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज किया तो क्या हो गया, रिडक्शन हो रहा है यहाँ पर। तो सेम एलिमेंट का यहाँ पर ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और रिडक्शन भी हो रहा है, तो इसी रिएक्शन को बोलते हैं डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। और डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन में ये ग्रुप 15 के एलिमेंट जो है वो अच्छी तरीके से पार्टिसिपेट करते हैं। तो यहाँ पर ये कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज की हम चर्चा किए आज के इस लेक्चर में, ज्यादा लंबा नहीं करेंगे क्योंकि आपको भी नोट्स करना है, आपको भी और भी सब्जेक्ट पढ़ाई करने हैं, तो आप भी अच्छे से आज रिवीजन कर लीजिएगा। 3 लेक्चर हमारे हो गए पी ब्लॉक में, तीनों के आप लोग अच्छे से रिवीजन कर लीजिएगा। कॉन्सेप्ट से पढ़िए, कॉन्सेप्ट क्लियर करते हुए पढ़िए, रटिए मत, कॉन्सेप्ट से पढ़िए ताकि कोई भी सवाल आए तुरंत एकदम यूं उड़ा दे सवाल को। तो केमिकल प्रॉपर्टीज का एक लेक्चर और होगा जिसमें कि कल के लेक्चर में हम लोग यहाँ पर जो है सीखेंगे और भी आगे के पॉइंट्स हम लोग देखेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज में, उनके पीरियोडिक ट्रेंड्स में देखेंगे, और उसके बाद चलेंगे हम लोग ग्रुप 15 के एलिमेंट्स के कंपाउंड्स के बारे में पढ़ने में, ठीक है। तो यहाँ पर जो है पी ब्लॉक आराम से मजे में आपको पढ़ना है। जो भी आपके मन में राय विचार कुछ भी हो, वो डाउट आप अपने कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, ठीक है। बाद बाकी जो है सब्सक्राइब करने के लिए नहीं कहेंगे, ठीक है, वो आपकी मर्जी है, आप कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे ही वीडियोस आपको मिलते रहते हैं लगातार, और फिर आपके यहाँ पर प्लेलिस्ट में बायोमोलिक्यूल्स का भी क्लास चल रहा है, बायोमोलिक्यूल्स भी आप जाकर देख सकते हैं अगर आपके कमजोर बायोमोलिक्यूल्स है तो। और साथ ही साथ यहाँ पर जो है एनसीईआरटी के भी जो सॉल्यूशंस है उनके बहुत सारे वीडियोस हम डाल चुके हैं और डालते भी जा रहे हैं। आपको अगर एनसीईआरटी बनाते हो और प्रॉब्लम आती है तो आप प्लेलिस्ट से जाकर के वहां पर न्यूमेरिकल वाले सेक्शन में जाकर के आप जो है अपने चैप्टर चुन करके वहां पर देख सकते हो, खोज सकते हो, मिल जाएगा, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक एंड टेक केयर।